नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। एक भारत को लेकर कुछ अच्छी खबरें आई और वो वर्ल्ड बैंक के तरफ से आई और डब्ल्यूएचओ की तरफ से आई। पहले हम लोग डब्ल्यूएचओ की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूएचओ में ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर अभी आपने कल भी सुना ही होगा कि भारत सरकार ने गुजरात के जामनगर में एक बहुत बड़े डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की है। मोदी जी ने वर्ल्ड लेवल पर उसको स्थापित किया और स्थापित करने के बाद विश्व को एक संदेश दिया। इस विश्व को जो संदेश मोदी जी ने दिया उसमें डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर भी शामिल थे और डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर को एक विशेष उपलब्धि भारत सरकार ने जो की वो ये की कि इस सेंटर को, इस ग्लोबल सेंटर में उनको बुलाया, उनको गुजरात घुमाया। गुजरात घुमाने के बाद भारत की बात की, ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की। वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना भाषण गुजराती में दे डाला। उनके भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण हुआ और प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण में उन्होंने, उनका नाम बड़ा टिपिकल है, तो उनका सरल नाम तुलसी भाई। आप सोच सकते हैं कि डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल का नाम तुलसी भाई रख दिया, पूरा विश्व उनको तुलसी भाई के रूप में जानेगा। और ये जो सेंटर की स्थापना की है जिसको जीसीटीएम कहा गया है, डब्ल्यूएचओ ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसकी खास बात समझिए क्या है। 2019 में 2 दशकों का हिसाब किताब लगाकर 179 कंट्रियों ने, 179 देशों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और ये कहा कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है विश्व में 80% आबादी, फिर से ध्यान से सुनिएगा, विश्व में 80% आबादी ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करती है। ट्रेडिशनल मेडिसिन से मतलब है वो हर्बल्स का इस्तेमाल करती है, वो किचन में इस्तेमाल होने वाले जो मसाले हैं उनका इस्तेमाल करती है, वो प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास करती है या वो और इस प्रकार की नेचुरल थेरेपियों पर विश्वास करते हैं। ऐसा पूरे विश्व की जो ग्लोबल रिपोर्ट आई वो 2019 में आई और उस समय ये विचार बना कि क्यों ना ट्रेडिशनल मेडिसिन पर ही काम किया जाए। और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर जब काम करने की बात आई तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको कैप्चर कर लिया। 2019 में तब कोरोना नहीं आया था, कोरोना की शुरुआत हो रही थी, लेकिन ये मई 2019 की रिपोर्ट है। अब आप सोचिए कि उस समय ही मोदी जी ने इस प्लान को कि भाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर अगर विश्व में काम हो रहा है तो क्यों ना भारत इनिशिएट करे, क्योंकि फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भारत इस समय विश्व के कुछ पहले या दूसरे पायदान पर है। पहले पायदान पर जर्मनी हुआ करता था, जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए कोरोना के दौरान भारत ने मेडिसिन या फार्मा इंडस्ट्री को विश्व लेवल पर पहचान दी। लेकिन हमारी पहचान तो ट्रेडिशनल मेडिसिन से है, हमारी पहचान तो योगा से है, हमारी पहचान तो नेचुरोथेरेपी से है, हमारी पहचान तो उन कामों से है जिनसे कि भारत में 90%, अगर विश्व 80% ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करता है तो भारत 95% ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। उसके कारण कुछ हो सकते हैं, उसके कारण ये हो सकते हैं कि जो इस समय की इंग्लिश फार्मास्यूटिकल्स है, इंग्लिश मेडिसिन हैं, वो हमारे गांव तक पहुंची नहीं, वो हमारे 80% क्षेत्र में गई ही नहीं है, वो केवल शहरों में विराजमान है और शहरों में ही फार्मा इंडस्ट्री या इंग्लिश मेडिसिन मिलती है। गांव के लोग भी अगर परेशान होते हैं तो वो हॉस्पिटल भी हमको वहां यहीं पर मिलते हैं। हालांकि भारत सरकार ने इस पर बीमा योजना लागू करके, हेल्थ कार्ड जारी करके भारत में इस्टेब्लिशमेंट करने की पूरे प्रयास किए हैं कि किसी प्रकार से मेडिसिन इंडस्ट्री है या किसी प्रकार से जो हमारे यहाँ की मेडिकल लाइन है वो गांव-गांव तक पहुंच जाए। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो बात डब्ल्यूएचओ में चल रही थी, उनकी 2019 की जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अनुसार हमें काम करना था और भारत के आयुर्वेद पर लगातार बीजेपी शासित राज्य तो कर ही रहे थे काम। जैसे मैं आपको कहूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जिस समय सरकार थी उस समय ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको कहा जा रहा आयुर्वेद को लेकर बहुत काम किया गया और उस पर विश्व को काम करवाने के लिए
आकर्षित भी किया। विश्व में वो ला इलाज बीमारियां जो ऐसा कहा जाता था कि इनका कोई इलाज नहीं है, उसका इलाज आयुर्वेद से करने का प्रयास उस समय मुरली मनोहर जी ने बहुत प्रयास करके पूरे विश्व में स्थापित करने की कोशिश की थी। दुर्भाग्य से 2004 से 2014 तक सरकारों ने प्रयास नहीं किया। 2014 के बाद सरकार जो बैठी वो राष्ट्रवाद बनाम देश के विरुद्ध काम करने वाले, देश की इंटरनल प्रॉब्लम्स, देश की एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान, चाइना और चाइना का प्रभाव हिंद महासागर में, इनमें फंस गई। काम तो करती रही, 370 राम मंदिर जैसे बड़े बड़े इश्यूज सॉल्व भी किए, लेकिन अब सरकार चूंकि अब स्टैब्लिश हो चुकी है और स्टेबल हो चुकी है। भले ही कोरोना का इतना बड़ा संकट आया हो, 2 वर्ष बहुत बड़े संकट के बावजूद भारत अपने आप को बचाने में सफल हो गया। इसका मतलब साफ है कि भारत ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है, आज की सरकार ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया है। अब आज की सरकार अगर अपने आप को स्टैब्लिश कर चुकी है तो फिर भारत के जो ओरिजिनल एंशिएंट कल्चर है, भारत की जो ओरिजिनलिटी है, भारत की जो पहचान है, उस पहचान को ग्लोबल पहचान देना यह भारत सरकार का काम होना चाहिए। इसीलिए जब ट्रेडिशनल मेडिसिन उन्होंने भले ही कहा हो, हमारे यहां उस ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब आयुर्वेद होता है, हमारे यहां उस ट्रेडिशनल मेडिसिन का मतलब योगा होता है, हमारे यहां नेचुरोपैथी होती है और हमारे यहां हर्बल साइंस होती है, हमारे यहां योग विज्ञान होता है। भारत सरकार ने उसको कैप्चर करते हुए ऑफर दे डाला। आपको अंदाजा है कितना बड़ा ऑफर दिया भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कहा हम 2000 करोड़ रुपया का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको बनाकर देंगे, ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर आप हमारे यहां रिसर्च करिए, भारत में काम करिए। WHO को यह सहारा चाहिए ही था और भारत की यह पहचान भी है। अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन विश्व में स्थापित होंगी और भारत उसका ग्लोबल हब है ही, तो फिर आप समझ लीजिए कि हमारे यहां का आयुर्वेद पूरे वर्ल्ड को एक्सपोर्ट होगा। वैसे भी बाबा रामदेव जी के आने के बाद भारतीय ट्रेडिशनल मेडिसिन जिसको कहा गया, उसका रिसर्च बेस्ड, एविडेंस बेस्ड प्रोडक्ट आए, उनमें हम सबको मालूम है कोरोना की भी सबसे सफल अगर कोई मेडिसिन भारत में, छोड़ दीजिए संसार भर में रही, तो वो कोरोनिल ही थी। और भारत में भारत का काढ़ा, भारत की जड़ी बूटियां, भारत के दुनिया भर के ट्रेडिशनल फंक्शंस, ट्रेडिशनल मान्यताएं, वो सब पूरे विश्व ने उसको माना और उसी से निजात मिला। क्यों ना भारत विश्व की तरफ आकर्षित हो और भारत क्यों ना उस पे आगे बढ़े। इसलिए 2000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इन जामनगर गुजरात में खोला। इसका मतलब यह हो गया कि अभी फार्मा इंडस्ट्री में जो भारत उपलब्धि हासिल कर चुका है, और ये अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन हम स्थापित करते हैं, यानी कि आयुर्वेदा हम स्थापित करते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आयुर्वेदा एक्सक्लूसिव हमारा राइट है। हमारे यहां घर घर में और बहुत बड़ी तादाद में भारत में आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनते हैं। और आयुर्वेद के प्रोडक्ट बनने का कारण भी है, हमारे पास संसार की जितने प्रकार की जलवायुएं हैं वो सारी जलवायुएं भारत में पाई जाती हैं। सबसे ऊंचा पहाड़, सबसे पुराना पहाड़, सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र, डेजर्ट का क्षेत्र, या फिर नहरों नदियों का क्षेत्र हो, या हम बात कहें पठारों की, हम बात कहें कोस्टल एरियाज की, हम बात कहें समुद्री सीमाओं की, ये सभी प्रकार की जलवायुएं भारत में पाई जाती हैं। इसका मतलब यह हो गया कि सभी प्रकार के आयुष भारत में पाए जाते हैं। अगर उस पर भारत को पहचान मिल जाए इन विषयों पर, तो भारत विश्व भर में अपनी पहचान बना लेगा। और मोदी जी ने इस अवसर को खोने नहीं दिया। भले ही हमने 2000 करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर और 6-7 वर्ष तक या 10 वर्ष तक कुछ ऐसा किया है कि हम उसको स्टैब्लिश करेंगे और उसका ऑपरेटिव मेंटेनेंस भी भारत सरकार करेगी। लेकिन आप सोच कर देखिए, इस पर काम शुरू होगा तो आज के 8-10 वर्षों बाद जो प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करना शुरू करेगा विश्व भर में, वो हम तेल खरीदते हैं खाड़ी से, अब पूरा विश्व हमसे अगर मेडिसिन खरीदेगा, आयुर्वेद की मेडिसिन खरीदेगा, इन मेडिसिन फ्री में पैदा होने वाली और फॉरेन करेंसी को आकर्षित करने वाली, यानी कि हम इस पूरी इंडस्ट्री को भारत में कैप्चर कर सकते हैं। यह अवसर मोदी जी ने ले लिया है। दूसरी रिपोर्ट, WHO के वर्ल्ड बैंक के साथ निर्मला सीतारमण जी अभी विदेश दौरे पर हैं। विदेश दौरे के दौरान IMF
और वर्ल्ड बैंक ने भारत के विषय में जो अपनी रिपोर्टिंग दी है, उस रिपोर्टिंग में यह कहा गया है कि आईएमएफ ने मोदी गवर्नमेंट को इतना प्रेज किया है और यह कहा है कि मोदी सरकार एक ऐसी संसार की सरकार है, शब्द इस्तेमाल किया उन्होंने, मोदी सरकार एक विश्व की ऐसी सरकार है जिसने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल लेवल पर शिफ्ट किया है और इसकी वजह से इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी को लिफ्ट कर रहा है। आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व की जो इकोनॉमी का डेटा आया है, यानी कि पूरे विश्व का जो एवरेज ग्रोथ रेट बताया जीडीपी का, वो वर्ल्ड बैंक ने 3.3% बताया है और भारत का 8.2% बताया है। तो आप सोचो पूरे विश्व में 3.3%, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जिसमें रशिया शामिल होगा, जिसमें यूरोप शामिल होगा, जिसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल होगा, सिंगापुर शामिल होगा, जापान शामिल होगा, इन सबका बताया ग्रोथ रेट 3.3%, जिसमें 4.4% ग्रोथ रेट चाइना की बताई है, लेकिन भारत की ग्रोथ रेट 8.2% बताई है, जो चाइना की डबल है और अमेरिका की 3 गुना, यूरोप की 4 गुना तेज। यानी कि यूरोपियन कंट्री जिस हिसाब से ग्रोथ करेंगे उससे 4 गुना तेजी से ग्रो करने वाला देश भारत है। ऐसा भारत सरकार के मतलब वर्ल्ड बैंक ने अभी आज ही घोषणा की है और मुझे लगता है कि जो उन्होंने मोदी सरकार के लिए कहा है कि इनकी वजह से विश्व इकोनॉमी बढ़ने वाली है और भारत पूरे विश्व की इकोनॉमी को लिफ्ट करने का एक ग्लोबल केंद्र बनेगा, जिसकी वजह से विश्व भर ग्रो करने के लिए सफल हो सकता है। मुझे लगता है इससे ज्यादा अच्छे शब्द आईएमएफ ने जो इस्तेमाल किए हैं भारत के लिए, अभी तक कभी भारत के लिए इस्तेमाल नहीं हुए होंगे। मोदी जी की जिस प्रकार से तारीफ वर्ल्ड बैंक ने की है, उतनी तारीफ मुझे नहीं लगता कि विश्व के किसी देश ने भी किया होगा। मोदी जी की खास बात यह है कि वो अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं करते और जैसे हमने कहा कि डब्ल्यूएचओ को उन्होंने कैश करवा लिया, डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल को तुलसी भाई बना लिया, उनको गुजराती घोषित कर दिया, उनको भारतीय घोषित कर दिया और कभी ये तो भारतीय ही हैं, भले ही जन्म उन्होंने कहां जमैका में लिया हो या कहीं भी लिया हो, लेकिन ये तो साहब भारतीय ही हैं। इथोपिया कहीं उन्होंने जन्म लिया है, पता नहीं, मैं बता नहीं पा रहा हूं, अफ्रीकन देश में, लेकिन वो भारतीय उनको घोषित कर दिया। बड़े खुश हुए। डब्ल्यूएचओ ने इन्वेस्टमेंट भारत का लिया, पब्लिसिटी भारत की करने वाले हैं विश्व भर में। आप डब्ल्यूएचओ की अगर वेबसाइट पर आज जाएंगे तो आपको डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट पर इस केंद्र का ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेकर उद्घाटन और उसकी खास बात, भारत का इन्वेस्टमेंट और भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ से वो पटा पड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से विश्व के संस्थाओं ने भारत को जिस प्रकार से रिकॉग्नाइज किया है, भारत को पहचान देने की कोशिश हो रही है, मोदी जी के प्रयासों के विषय में जिस प्रकार से वो लोग कह रहे हैं, वो काबिले तारीफ है। और भारत जिस हिसाब से बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि जो बृहत्तर भारत की हम बात करते हैं, जो हम अखंड भारत की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 हैं जो अखंड भारत यानी कि जो आज के 10 सार्क देश हैं वो इकट्ठे होकर पुनः मिल सकते हैं, उसके 2 आधार हैं। एक तो अमेरिकन स्टाइल, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे बना, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी उनकी थी, और उसके बाद 37 देश उनके साथ मिलकर उन्होंने एक हब यूएसए बनाया। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अगर यूनाइटेड किंगडम की तरह हो जाए, ब्रिटेन की तरह हो जाए, अगर ये 2 चीजें हो जाएं तो रिलीजन भी पीछे हटता है, रिलीजन को मात खानी पड़ती है, रिलीजन को फॉलो करना पड़ता है। यहां तक कि भारत का इतिहास तो 3 से 4 बार पूरा का पूरा घर वापसी का है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो 2 चीजें भारत में चल रही हैं, या जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वो चाहे बुलडोजर के नाम से चल रही हो, चाहे वो अतिक्रमण हटाने के नाम से चल रही हो, या योगी बाबा जी के बुलडोजर के नाम चल रही हो, एक वो बात, और दूसरा मोदी जी का ग्लोबल प्लान जो भारत को फॉरेन करेंसी दिलवाता है, जो भारत को पहचान देता है, जो भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आता है और भारत में
भारत को फिर से विश्व गुरु की तरफ ले जाता है, वो मोदी जी का प्लान। ये दो तरह के अगर भारत में मेंटेनेंस बना रहे अगले 10-15 साल तक, तो पूज्य मोहन भागवत जी जो कहते हैं कि हम फिर से 25 साल नहीं, अगले 15 साल में ही बृहत्तर भारत का निर्माण कर लेंगे, तो मुझे लगता है वो हम कर लेंगे। और जो भी भारत के विरुद्ध में काम करने वाले लोग हैं, जो भारत की पहचान को मिटाना चाहते हैं, जो भारत को निकृष्ट देखना चाहते हैं, वो भारतीय भी अभी कुछ विरोध कुछ समय तक करेंगे, दंगे भी कर सकते हैं, अपनी भड़ास भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगले 10 वर्ष में वो भारत की महानता को स्वीकार करेंगे और इस स्वीकारोक्ति के बाद वो फिर से वापसी मारेंगे और अपने मूल स्वभाव में, जो भारत का मूल स्वभाव है, उस भारत के मूल स्वभाव में आएंगे। वो वेटिकन को भूलेंगे और वो मदीने को भी भूलेंगे, वो भारतीय हो जाएंगे, भारत की तरफ पुनः, भारत के ट्रेडिशंस की तरफ पुनः आकर्षित होंगे। ऐसी कामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।